तो देखो बच्चों, आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आज जो टॉपिक अपन देखो, जो चैप्टर सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इस वेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है जो अपन कवर करेंगे, जहाँ पर सबसे पहला टॉपिक, और देखो मैं जो इस चैप्टर में कवर करने वाला हूँ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाला हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम जो अपन बच्चों यहाँ पर जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो जो भी वीडियोज़ वगैरह लेक्चर वगैरह जो रहेंगे वो नीट और जेई लेवल तक के रहेंगे। ठीक है। तो हर एक उस टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और कोशिश करेंगे टू द पॉइंट रहेंगे, ज़्यादा मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन्हीं पर अपन स्टिक रहेंगे। ठीक है। तो देखो इस वेक्टर चैप्टर में जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है, एक तो यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय मीन्स ऑफ कंपोनेंट्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एडिशन ऑफ बाय ग्राफिकल मेथड, जहाँ पर अपन एनालिटिकल मेथड भी देखेंगे, और यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट ट्राइंगल, पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ देखेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस देखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, कैसे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं अपन, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और उनको अपन अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में बच्चों यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऐसे मैं पहले लेते चलूँगा, क्योंकि इस चैप्टर को जो बच्चों मैं यहाँ पर 3 लेक्चर के अंदर कवर करने वाला हूँ, जहाँ पर जो पार्ट फर्स्ट है जिसके अंदर अपन कवर करेंगे जो टॉपिक है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक, यानी कि ये टॉपिक मैं आज के लेक्चर में कवर करूँगा, यानी कि पार्ट फर्स्ट के अंदर। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा उसके अंदर अपन कवर करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, ये रहेगा यानी कि अपन के सेकेंड पार्ट में। और जो लास्ट पार्ट रहेगा इसका, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो क्वेश्चंस की वीडियोस रहेगी वो सेपरेट रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पर आपको मतलब कि लगभग हर चैप्टर में देखने को मिलता है, और वो है बच्चों यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब देखो जो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर को अंदर अपन को ध्यान रखना है कि इसका काम क्या है। तो आपको याद रखना कि इसका एक ही काम है, डायरेक्शन बताना। ध्यान रखना बच्चों कि जहाँ जहाँ हमको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है तो हम वहाँ पर यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। इस यूनिट वेक्टर के बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। याद रखना, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, और ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है ना, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। थर्ड बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होता है इसको अपन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जिस सिंबल के ऊपर कैप लगा हुआ है समझ आना कि वो यूनिट वेक्टर है। अब देखो बेसिकली जो अपन जो वेक्टर यूज़ करते हैं ना वो 3 टाइप के वेक्टर यूज़ करते हैं, जहाँ पर होते हैं आई कैप जो स्टैंडर्ड वेक्टर है, जे कैप एंड के कैप। अब देखो इसको अपन यहाँ पर डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से, अगर हमारे पास में कि 3 एक्सेस है, ठीक है ना, मेनली अपन 3 एक्सेस यूज़ करते हैं। तो अगर जब अपन यहाँ पर बात करते हैं 3 एक्सेस में, जहाँ पर ये फर्स्ट है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सेस और यहाँ पर जेड एक्सेस, तो हमेशा ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई वेक्टर है तो उसके लिए जो अपन यहाँ पर सिंबल यूज़ करते हैं बच्चों वो आई वेक्टर यूज़ करते हैं, आई कैप। और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं वो अपन जे कैप यूज़ करते हैं, और जे डायरेक्शन के लिए अपन के कैप यूज़ करते हैं। यानी कि जब जब एक्स के अलोंग अपन यूज़ करेंगे वो आई कैप, और वाई डायरेक्शन में अगर वेक्टर की डायरेक्शन शो करनी है तो जे कैप, और जेड के अलोंग करनी है तो वो के कैप। ओके। अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि अपन यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो देखो हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है बच्चों। जैसे मैं बात करता हूँ कि सपोज करो कि कोई एक पी वेक्टर है, तो अब देखो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है। तो मैं यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, ऐसे मोड से लिखते हैं अपन, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो सपोज करते हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो पी कैप है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पी वेक्टर है ना, इस पी वेक्टर की डायरेक्शन चाहता हूँ। तो देख जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें ना, समझ जाना यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। तो अगर इस पी वेक्टर की मुझे डायरेक्शन पता करनी है तो मैं पी कैप यहाँ पर फाइंड करूँगा। तो पी कैप अपन यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा बच्चों पी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। तो जब कभी भी जहाँ कहीं भी अपन को यूनिट वेक्टर निकालना है, चाहे मुझे एफ का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इस एफ के वेक्टर के अंदर, इस एफ वेक्टर में मैं इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दूंगा, और इससे क्या हो जाएगा, मेरा यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रहेगा यहाँ पर। ओके। तो ये हुआ बच्चों हमारे पास में सबसे पहला टॉपिक हुआ यूनिट वेक्टर है, जो आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा देखो इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं, कहाँ पर अपन इसको यूज़ करते हैं ना।
जैसे देखो बेसिकली अगर अपन बात करें जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, है ना, जब भी कोई टू चार्ज है, जैसे कि एक चार्ज है यहाँ पर Q1 और एक चार्ज है Q2, तो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना। और यहाँ पर जो बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। यहाँ पर सपोज करते हैं कि अपन R वेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर अगर पता करना है कि भाई Q1 और Q2 के बीच में कितना यहाँ पर फोर्स लग रहा है, या फिर जो Q1 जैसे कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, सपोज करते हैं कि वो इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, कोई यूनिट वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यूज़ करता हूँ, सपोज करता हूँ कि आर कैप यूज़ करता हूँ। तो अब देखो इस Q1 की वजह से इस Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो वो लगेगा एफ के, ये आप पढ़ोगे मतलब कि आगे चैप्टर में पढ़ोगे आप 12th क्लास में, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, अब इस ऐप की डायरेक्शन पता करने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, आर केप यूज़ करूँगा, क्योंकि आर केप इधर है। अब देखो आप चाहो तो इस आर केप को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, के Q1 Q2 अपॉन आर। अब देखो आर केप को आप कैसे लिख सकते हो, आर वेक्टर अपॉन में क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिख रखा है, तो यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर और हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा आर क्यूब। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी यूनिट वेक्टर को आप इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में भी आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों हमारा पहला टॉपिक है यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इसके बाद में आता है हमारे पास में सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है बच्चों पोजिशन वेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक अपन को पोजीशन वेक्टर बच्चों अपन को समझ में नहीं आएगा तो कई सारे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो अपन समझ नहीं पाएंगे। तो देखो पोजीशन वेक्टर की जरूरत क्या पड़ती है कि जब कभी भी अपन को किसी वेक्टर की मतलब किसी भी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की अपनी पोजीशन बतानी है तो अपन कैसे बताएंगे। तो देखो बेसिकली जो अपन पोजीशन वेक्टर जो यूज़ करते हैं उसके लिए सिंबल आर वेक्टर यूज़ करते हैं, और इसको अपन बताते हैं। देखो इसको अपन कैसे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करो कि भाई ये हमारे पास में एक्सिस है, ठीक है ना। अच्छे से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होते हैं। तो देखो हमेशा ध्यान रखना है कि ये तो आई केप है, ये जे केप है और ये के केप है। देखो कोई पार्टिकल है, सपोज करता हूँ कि वो पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये जो पार्टिकल है, अगर इस पार्टिकल की मुझे पोजीशन बतानी है तो मैं कैसे बताऊँगा, तो इसके लिए वैल्यू क्या रहने वाली है, सिर्फ एक्स वैल्यू रहने वाली है, और किस डायरेक्शन के लॉन्ग है, ये आई कैप के लॉन्ग है। तो इसकी पोजीशन आप कैसे बताओगे, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए आपको एक मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, जो कि आप एक्स लिखोगे, और डायरेक्शन बताने के लिए क्या यूज़ करोगे, आई कैप यूज़ करोगे। यानी कि यहाँ पर जो अपन पोजीशन वेक्टर लिखेंगे ना, तो वो लिखेंगे बच्चों की एक्स आई कैप यूज़ करेंगे। अगर पार्टिकल जस्ट यहाँ होता, मतलब ये ए पोजीशन हो गई, ये बी पोजीशन हो गई, अगर पार्टिकल की पोजीशन बी होती तो इस बी के लिए मैं जो पोजीशन वेक्टर यूज़ करता हूँ बच्चों, तो वो मैं क्या लिखता, वो लिखता सिर्फ वाई की वैल्यू होती और सिर्फ यहाँ पर जे केप होता। ऐसे अगर यहाँ पर पॉइंट, अगर मेरा पार्टिकल यहाँ होता सी पे, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता आर सी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जेड की वैल्यू रहने वाली है और यहाँ पर जो डायरेक्शन रहने वाली है वो के अलॉन्ग रहने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर के केप लिखा। तो पर ज़रूरी तो नहीं है कि पार्टिकल हमेशा एक्सिस पे हो, वो प्लेन में भी हो सकता है। प्लेन में इन द सेंस यहाँ पर कि जो पार्टिकल हो वो पार्टिकल सपोज करें कि भाई यहाँ कहीं बीच में हो, यहाँ पर। तो अब देखो ये जो पार्टिकल है ना, ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस के प्लेन में, मतलब तो इस केस में इसकी पोजीशन बच्चों अपन को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको आई केप भी यूज़ करना पड़ेगा और हमको जे केप भी यूज़ करना पड़ेगा, दोनों हमको यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आई केप में भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहने वाली है और जे केप में भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहने वाली है। तो यहाँ पर जो ये जो पोजीशन वेक्टर बनेगा ना, ये जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, ये जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, ये पोजीशन वेक्टर बनेगा हमारा एक्स आई केप। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो अब जो हमारा पोजीशन वेक्टर बनेगा ना यहाँ पे, तो वो बनेगा एक्स आई केप प्लस वाई जे केप। अगर किसी प्लेन में है तो वहाँ पे सिर्फ दो कंपोनेंट यूज़ करने, अपन आई केप और जे केप यूज़ करने। अगर वो स्पेस में आ गया, ना बच्चों, तो वहाँ पर आपको तीनों यूज़ करने पड़ेंगे। वहाँ पर आपको एक्स आई केप भी यूज़ करना पड़ेगा, आपको वाई जे केप भी यूज़ करना पड़ेगा, और साथ में जेड के केप भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर हम इसको देखो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं जब किसी प्लेन की बात आती है। तो देखो प्लेन वाले को समझने की कोशिश करना, तो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं 2D की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 2D की। अच्छे से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा बच्चों।
तो देखो अगर कभी भी अगर अपन को ऐसा मिल जाए, ठीक है ना, तो पहले मैं यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और ये एक और लाइन यूज़ करता हूँ। देखो तो हमेशा अपन को ध्यान रखना, अगर कहीं पर तुमको क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा मिले कि ऐसी वैल्यू मिल जाए कि x i कैप प्लस y j कैप, मतलब i भी पॉजिटिव है j भी पॉजिटिव, जैसे वैल्यू ऐसे दे दिया जैसे कि 2 i कैप दे दिया और साथ में दे दिया 3 j कैप दे दिया, तो जब i कैप भी पॉजिटिव हो और j कैप भी पॉजिटिव हो तो समझ जाना कि ऐसे में जो हमारा जो क्वाड्रेंट होगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यानी कि वो जो पार्टिकल लाई कर रहा होगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अगर कहीं पर अपन को ये मिल जाए कि i की वैल्यू तो क्या आ रही हो, नेगेटिव आ रही हो, नेगेटिव यानी कि माइनस एक्स आई कैप हो, और j की जो वैल्यू हो पॉजिटिव आ रही हो यानी कि y j कैप, वैल्यू की फॉर्म में आप ऐसे दे सकते हो जैसे माइनस टू आई कैप हो गया और साथ में प्लस में लिख देते हैं यहाँ पर 3 j कैप लिख दिया। तो जब कभी माइनस आई कैप और प्लस j कैप आता तो समझ जाना कि वो जो पार्टिकल होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरीके से अगर दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं यानी आई कैप भी नेगेटिव आ रहा है जे कैप भी नेगेटिव आ रहा है तो समझ आना कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर यहाँ पर अगर वो आई कैप तो पॉजिटिव है बट जो जे कैप है वो नेगेटिव है, तो अगर ऐसा कहीं पर कुछ देखने को मिलता ना तो समझ आना कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, पार्टिकल की पता कर सकते हैं कि भाई पार्टिकल एक्चुअल में कहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पोजीशन वेक्टर, जो कि क्या करना है अपन को याद रखना। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद में आता है हमारे पास में थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, टॉपिक आता है, वो आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय मीन्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो कंपोनेंट की फॉर्म में अगर अपन को वेक्टर को ऐड करना है तो अपन कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि भाई सपोज करो कि भाई हमारे पास में क्या है, एक वेक्टर है R1 वेक्टर, इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से दे रखी है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। अब देखो एक्स वाई जेड के जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं, और मीन वाइल एट द सेम टाइम इफ देयर इज सेकेंड अनदर वेक्टर विच इज R2 कैप, मतलब R2 वेक्टर, तो उसको अपन लिखेंगे एक्स, यहाँ पर x1 लिख देते हैं, y1 लिख देते हैं, z1 लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और प्लस z2 के कैप। अब हमको कहा जाए कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, और ध्यान रखना बच्चों किन्हीं भी टू वेक्टर का जो एडिशन होता है ना इसी को अपन रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अपन क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो जब भी रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है दो वेक्टर का, अगर आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे रखा हो तो आप क्या करोगे, आई कैप वाले को आई कैप के साथ ऐड करोगे, जे कैप वालों के साथ जे कैप को, और के कैप वालों को के कैप के साथ ऐड करोगे। यानी अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इसका आई कैप प्लस y1 प्लस y2 जे कैप और प्लस में z1 प्लस z2 के कैप। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो है ना, इस तरीके से जब भी कोई वेक्टर अगर हमारे पास में, जब कभी टू वेक्टर के अंदर आपको कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा हो तो अपन सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को अपन ऐड करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, उनके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। अच्छा, अगर यहीं पर देखो बच्चों अपन बात करें फोर्थ नंबर की, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपन कैसे निकालते हैं ना, जिसको अपन सब्ट्रैक्शन भी अपन कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सपोज करो कि भाई हमारे पास में, जैसे कि भाई सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास में यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर देखो डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज करो कि भाई हमारे पास में क्या है कि भाई कोई दो वेक्टर है, ठीक, दो कोई मतलब एक कोई पार्टिकल है, और एक मिनट रुकना ना, ये देखो। तो सपोज करो कि जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की जो पहले जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन है, तो इसकी वैल्यू भी मैं ले देता हूँ, जैसे कि x1 आई कैप प्लस वही ऊपर वाली जो वैल्यू लिख रखी है वही सेम लिख रखी है ना, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप और प्लस z1 के कैप लिखा हुआ है। और सिमिलरली कुछ देर बाद इस पार्टिकल की पोजीशन वो चेंज हो जाती है, R1 से वो R2 का आ जाता है, और यहाँ पर इसकी जो पोजीशन वेक्टर जो बन जाता है इस बार वो बनता है कि भाई x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कि R1 से R2 में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि अपन को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर से किधर है, R1 से R2 की तरफ है। तो ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों जो अपन यहाँ पर फाइंड करेंगे ना, यानी कि जो R1 2 यहाँ पर वेक्टर फाइंड किया जाएगा ना, कैसे किया जाएगा,
आपको करना है R2 माइनस R1। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना ना, तो आपको बाद वाले वेक्टर में से पहले वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अब R2 की वैल्यू क्या है देखो, तो अगेन जिस तरीके से जब अपन ऐड करते हैं तो सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को ऐड करते हैं, तो उसी तरीके से जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि x2 में से आपको माइनस करना है x1 को, ये बनेगा ये इस तरीके से, और y2 माइनस y1 करोगे तो ये बनेगा j, और सिमिलरली और लास्ट वन है z2 माइनस z1 करोगे तो ये बनेगा k बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है वो आपको बताना है। तो ये हुआ बच्चों हमारे पास में 4th टॉपिक हो गया। अब आता है इसके बाद में बच्चों हमारे पास में 5th टॉपिक, और वो है कि भाई एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय मीन्स ऑफ ग्राफिकल मेथड। देखो ग्राफिकल मेथड में अपन किस तरीके से किन्हीं भी 2 वेक्टर को या फिर मोर देन 2 वेक्टर को अपन ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखो 3 मेन मेथड है, जिसके अंदर सबसे पहला मेथड आता है यहाँ पर कि ट्राइंगल लॉ। तो अपन एक ही बार में तीनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो एक तो होता है ट्राइंगल लॉ, सेकंड होता है पैरेललोग्राम लॉ, और लास्ट वन होता है पॉलीगन लॉ। तो 3 लॉज है, तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पॉलीगन लॉ देखो, तो सबसे पहले ट्राइंगल लॉ की बात आती है। देखो ट्राइंगल लॉ को अपन एक और नाम से जानते हैं, इसी को अपन हेड टू टेल लॉ भी कहते हैं, हेड टू टेल लॉ। तो हेड टू टेल लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास में कभी भी 2 वेक्टर, अच्छा इस लॉ को देखो, चाहे ट्राइंगल लॉ की बात करें या पैरेललोग्राम लॉ की बात करें, इन दोनों का यूज अपन कब करते हैं, जब 2 वेक्टर को ऐड करना है। व्हेनेवर वी नीड टू ऐड 2 वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को यूज करेंगे। और अगर मोर देन 2 वेक्टर है, अगर मोर देन 2 वेक्टर है तो हम क्या करेंगे, पॉलीगन लॉ को यूज करेंगे। तो देखो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर और एट द सेम टाइम हमारे पास में बी वेक्टर है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। यानी कि हम फाइंड करना चाहते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो देखो अपन कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला वेक्टर है ना, इसके हेड से बी की टेल को कनेक्ट करना है, ए के हेड को बी के टेल से कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो देखो हर वेक्टर एक फ्री वेक्टर होता है, तो आप इसको जहाँ डिस्प्लेस करना चाहो वहाँ डिस्प्लेस कर सकते हो। पर ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेस करते समय आपको ध्यान रखना है कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ, डायरेक्शन मतलब उसका एरो, ये दोनों चेंज नहीं होने चाहिए। तो देखो अपन क्या चाहते हैं कि भाई ए का जो हेड है ना, वो बी के टेल से कनेक्ट हो जाए। तो इसको देखो 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो, इस ए को उठा करके यहाँ पर रखो, यहाँ रखो, या फिर बी को उठा कर यहाँ रखो। तो एक काम करते हैं, अपन इस बी को एज इट इज उठा करके यहाँ पर ए के हेड पर रखते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, तो ए वेक्टर तो हमारा इधर ही है और बी वेक्टर इधर है, तो बी वेक्टर इधर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका डायरेक्शन गलत चेंज हो गई, तो ये बी वेक्टर। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या किया कि ए के वेक्टर के हेड से बी के टेल को मिला दिया। अब ये मिलाने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर ए की जहाँ से आपने स्टार्टिंग की, वहाँ से क्या करो, जो फाइनल जो हेड है उससे कनेक्ट कर दो। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हमारी, तो स्टार्टिंग मैंने बताया ना, स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से। तो जहाँ से स्टार्टिंग हुई और जहाँ पर फाइनल एरो है वहाँ पर एक एरो ड्रॉ कर दो, और वो जो वेक्टर होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का एडिशन होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि मेरे पास में कोई वेक्टर है, एक वेक्टर है ये पी वेक्टर, और एक तरफ है मेरे पास में ये क्यू वेक्टर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि पी माइनस क्यू चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पी माइनस क्यू वेक्टर चाहता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर, ऐसे माइनस को अंदर लिख के भी लिख सकते हैं ना। तो अब हमको क्या चाहिए, पी वेक्टर तो है ही है, अब क्यू भी नेगेटिव वेक्टर चाहिए। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो जब भी नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। यानी अगर नीचे की तरफ एरो है तो वो पॉजिटिव क्यू वेक्टर है, अगर इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, यानी अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, ऐसे ड्रॉ करते हो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस क्यू वेक्टर बन जाएगा। तो बस एक तरफ पी वेक्टर आ गया, एक तरफ माइनस क्यू वेक्टर आ गया, दोनों को ऐड करना है। तो क्या करो, पी के हेड से क्यू की टेल को कनेक्ट कर दो। तो कैसे कनेक्ट होगा देखो, तो यहाँ पर क्यू वेक्टर तो माइनस क्यू वेक्टर तो ऊपर की तरफ है, और प्लस पी वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ है, तो प्लस पी वेक्टर इस तरफ है। तो अब क्या करोगे, जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से, और एंड एरो कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ से एक स्ट्रेट एरो ड्रॉ कर दो, और ये जो स्ट्रेट एरो होगा ना, ये किसको बताएगा, P प्लस माइनस में Q वेक्टर।
तो जब कभी भी अपन को दो वेक्टर को ऐड करना है तो ट्राइंगल लॉ से आप हेड टू टेल लॉ यूज करके आप उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इन्हीं एडिशन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो पैरेललोग्राम वेक्टर क्या कहता है, इसको अपन बोलते हैं टेल टू टेल लॉ। टेल टू टेल मतलब जब टेल से टेल कनेक्ट हो, मतलब ये है कि भाई अगर हमारे पास में एक कोई वेक्टर है ए वेक्टर और एक कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो भी पैरेललोग्राम लॉ से। तो क्या करना है, दोनों की टेल से टेल को कनेक्ट कर दो। तो अपन एक काम करते हैं, तो टेल से टेल को कनेक्ट करने का तरीका क्या है, तो एज इट इज या तो इसको उठा के यहाँ रखो या फिर बी को उठा के यहाँ रखो। तो एक काम करता हूँ, एक को तो रखता हूँ मैं एज इट इज ही और बी को रखता हूँ इस तरीके से। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका क्या बच्चों, कि आपको क्या करना है, एक तो ए के पैरेलल एक वेक्टर बनाना है, एक पैरेलल, तो पैरेलल ऐसे बना सकते हैं ना, ये पैरेलल वेक्टर, और एक ऐसे बी के पैरेलल बनाना है, तो बी के पैरेलल ये बनाया, ये बी के पैरेलल बना दिया। तो ऐसे में जो ए और बी से पैरेलल बनाने से जो यहाँ पर पैरेललोग्राम बना है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल किसको बताएगा, ए प्लस बी को बताएगा, ठीक है। अच्छा इसमें यह भी ध्यान रखना, चाहे अपन ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, दोनों यहाँ पर इक्वल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए को बी में ऐड कर रहे हो या बी को ए में ऐड कर रहे हो। तो इस तरीके से अपन पैरेललोग्राम बनाकर अपन ऐड, मतलब कि जो डायगोनल होता है ना, वो दोनों वेक्टर का क्या बताता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। एक और ले सकते हो, जैसे कि एक वेक्टर ये रहा मेरे पास में, ये ए वेक्टर, यहाँ पर मान लिया कि पी वेक्टर है और यहाँ पर मेरे पास में क्यू वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। तो क्यू का पैरेलल वेक्टर बनाओ, तो ये क्यू का पैरेलल वेक्टर, और ऐसे पी का पैरेलल वेक्टर बनाओ, तो ये पी का पैरेलल वेक्टर बनाया अपन ने, और इन दोनों से क्या कर दो, एक रिजल्ट डायगोनल ड्रॉ कर दो। तो ये जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल क्या बताएगा, दोनों के एडिशन को बताएगा, हो गया। अब इसके बाद में आता है देखो पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या बोलता है कि जब कभी भी मोर देन टू वेक्टर्स हो, मोर देन टू वेक्टर, जैसे सपोज करते हैं कि भाई एक वेक्टर इधर रहा, दूसरा वेक्टर इधर रहा, तीसरा वेक्टर इधर रहा और फोर्थ वेक्टर इधर रहा। अब कहा जाए कि भाई आपको क्या करना है, इन चारों वेक्टर को ऐड करना है। तो चारों वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो आपको मेथड फॉलो करना है वो पॉलीगन लॉ मेथड करना है। मतलब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, हेड टू टेल लॉ यूज करना है। हेड टू टेल का मतलब क्या है, जिसको जिसमें ऐड करना है वो हेड से टेल को मिलाते जाओ। यानी ए को बी में ऐड करना है तो ए के हेड को बी के टेल से मिला दो। तो कैसे मिलाओगे, तो मैं ऐसे मिला रहा हूँ, देखो ये ए का हेड और ये बी का टेल, तो बिना मिला दिया यहाँ पे। अब बी के हेड को किससे मिलाना है, सी के टेल से, सॉरी सी के टेल से, ये सी के टेल से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये आ गया, तो ये सी का टेल आ गया। अब क्या करना है, सी के हेड को डी के टेल से मिलाना है, तो डी के टेल से, ये डी के टेल से मिला दिया। तो ऐसे में अब देखिए पूरा एक के बाद अपन को ऐसे मिलाते चलना है। तो फाइनल आपको क्या करना है कि जहाँ से शुरुआत हुई, भाई कहाँ से शुरुआत हुई, तो इस पॉइंट से शुरुआत हुई ना, जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ से क्या करना आपको, जो एंड एरो आया उस एंड वेक्टर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, एक स्ट्रेट एरो बना दो। और ये जो स्ट्रेट एरो है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक एरो बनाना है, और वो एरो ही किसको बताता है, इन सभी वेक्टर के एडिशन को बताता है, ए प्लस सी प्लस डी, ठीक है। इसको देखो अपन एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि भाई सपोज करो कि भाई हमारे पास में मैं यहाँ पे वेक्टर बनाता हूँ, जैसे कि एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बनाया, एक वेक्टर ये बनाया, ये तीन वेक्टर बना दिया, ठीक है, थ्री वेक्टर बना दिया यहाँ पे। तो देखो ये कौन सा वेक्टर है, ये मान लिया कि ए वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। अब हमको कहा जाए कि इन तीनों वेक्टर को ऐड करना है। तो अगर तीनों वेक्टर हेड टू टेल अगर कनेक्ट हो रखे हैं, तो देखो ए बी के टेल से कनेक्ट है, बी सी के टेल से कनेक्ट है, तो इस केस में जब हेड टू टेल चेन बन रही है ना, तो आपका क्या करना है, इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन, इनके बीच में क्या करना है, आपको एक डायरेक्ट एक एरो ड्रॉ करना है, ये एरो ड्रॉ कर दो। और ये जो एरो होगा ना बच्चों, ये एरो किसको बताता है, ए प्लस बी प्लस सी को बताता है। अब यहीं पे देखो एक इंटरेस्टिंग बात है, पॉलीगन लॉ के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि कहीं पर क्लोज्ड पॉलीगन बन जाए, क्या बन जाए, क्लोज्ड पॉलीगन, तो हमेशा ध्यान रखना क्लोज्ड साइक्लिक जो पॉलीगन बनता है, तो उस केस में अब क्लोज पॉलीगन का मतलब क्या है कि जो इसका इनिशियल है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है ना वो एक जगह जाए, मतलब जहाँ से शुरू हुई वहीं पर ख़त्म हो जाए, मतलब जहाँ से शुरू हुई वहीं पर वापस आ जाए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ, देखो जैसे यहाँ पर एग्जांपल से लेकर चलता हूँ, जैसे कि भाई सपोज करो कि भाई हमारे पास में क्या है कि मैं यहाँ पर
3 वेक्टर बनाता हूँ, मतलब कि 4 वेक्टर बनाते हैं मतलब, ठीक है। आप कितने ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, और एक वेक्टर ये रहा, और एक वेक्टर ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि एक वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा, और डी वेक्टर ये रहा, तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं क्लोज्ड पॉलीगन नहीं बन रहा, एक साइक्लिक पॉलीगन नहीं बन रहा। तो जब कभी भी पता ही नहीं चल पाया कि कहाँ से शुरू हो रहा कहाँ से एंड हो रहा है, तो उस केस में समझ जाना कि एक क्लोज्ड पॉलीगन बना। और जब जब एक क्लोज्ड पॉलीगन बनेगा ना, तो उस केस में इन सभी का जो वेक्टर सम होगा ना, यानी कि जो a प्लस बी और प्लस सी और जो प्लस डी करोगे ना, वो इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ये हो गया हमारे पास में 5th टॉपिक है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। अब इसके बाद में जो चलते हैं अपने पास में, तो आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, तो ये आता है बच्चों हमारा एनालिटिकल मेथड, ठीक है। 6th टॉपिक है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में भी अपन क्या कर रहे हैं, एडिशन ही कर रहे हैं, तो बाय मीन्स ऑफ फॉर्मूलाज कर रहे हैं अपन। देखो तो यहाँ पर इसको अपन कैसे समझेंगे कि सपोज करो कि भाई हमारे पास में अगेन 2 वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये रहा मेरे पास में बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो थीटा डिग्री एंगल बन रहा है। अब हमें चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर अपन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कि दोनों का एडिशन। तो अगर ग्राफ से भी निकाल सकते हो, लेकिन वहाँ से वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि अपन फॉर्मूला से अपन इसको फाइंड करने की कोशिश करें। तो इन ए और बी दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पर आ रहा होगा, जरूर इन दोनों के बीच में आ रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर। तो अगर ए और बी को ऐड करोगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर वेक्टर। अब ये जो आर वेक्टर आने वाला है, इस वेक्टर का कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा ना, तो मैग्नीट्यूड अपन देखो कैसे निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का इसका फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। तो क्या फॉर्मूला है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा। देखो ये फॉर्मूला हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर अपन को यहाँ पर अगर ये एंगल फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो बच्चों, ये एंगल, मतलब कि अगर ये एंगल फाइंड करना है कि भाई देखो भाई आर वेक्टर है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन बताने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एंगल से डायरेक्शन बता सकता हूँ। तो सपोज करते हैं कि अपन इसको क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं। तो यहाँ पर ये अल्फा कैसे निकाला जा सकता है, तो इसके लिए तो एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला ये होता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू, अब देखो तो ऐसा तो इसका डेरिवेशन है जिसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन को फॉर्मूला याद रखना है। तो देखो जो tan अल्फा है, अब tan अल्फा का फॉर्मूला है जो उसको आप ये कैसे याद कर सकते हो, देखो tan होता है तो देखो tan में साइन तो आता ही है, साइन तो आता ही है, और साथ ही साथ क्या आता है, कोस भी आता है। अब थीटा कौन सा लेंगे, जो गिवन है। तो अल्फा निकालना है तो कभी यहाँ पर अल्फा नहीं लिखोगे, यहाँ पर वही लिखोगे जो गिवन है। तो गिवन क्या होगा, आपको दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होगा थीटा। तो यहाँ से आपके लिख सकते हो साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा आएगा। अब बात करते हैं कि इसके साथ क्या आएगा। तो इसके साथ देखो हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ देखो जिन वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना ना, उस वेक्टर के जो अपोजिट साइड वाला जो वेक्टर होगा ना, जो दूसरे एंड का जो वेक्टर होगा ना, उसको मैग्नीट्यूड को ऊपर रखना है। तो देखो एल्फा के दूसरी साइड कौन सा है, ये बी वेक्टर है ना, तो इस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऊपर रखना है। इसी को एक बार बी को साइन थीटा के साथ रखना है, इसी को बी के कोस थीटा के साथ, कोस थीटा के साथ बी को रखना है, और उसके बाद में जो एंगल के साथ जो वेक्टर है ना, उसको साथ में लिखना है, यानी कि एक। समझ में आया क्या। तो एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो कि भाई हमारे पास में ये है, एक तो ये पी वेक्टर है, और एक मान लिया कि भाई एक ये मान लिया ये क्यू वेक्टर है, ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा एंगल है, और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर, ये सपोज करो कि रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। और अपन को फाइंड करना चाहते हैं, देखो अपन फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पर एंगल फाइंड करना चाहते हैं, बीटा एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं। इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा, और हम फाइंड करना चाह रहे हैं बीटा। बीटा क्या, बीटा इज द एंगल बिटवीन दी बी वेक्टर एंड पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो बीटा कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो कैसे लगाएंगे, tan बीटा इज इक्वल टू, देखो ऊपर तो साइन थीटा आएगा ही, नीचे कोस थीटा आएगा ही। अब साइन थीटा के साथ टर्म कौन सी आएगी, तो साइन थीटा के साथ टर्म आएगी जहाँ पर एंगल निकाल रहे हो ना, उस एंगल के दूसरे साइड वाला वेक्टर, यानी कि कौन सा है, क्यू। तो क्यू का मैग्नीट्यूड लिखो, और नीचे क्यू आएगा, और इस क्यू के साथ में क्या आएगा कि एंगल के साथ वाला जो वेक्टर है, यानी जो पी है, वो हो जाएगा।
तो ये हमारे पास में फॉर्मूला हुआ एनालिटिकल मेथड का। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास में दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जीरो हो जाए। ऐसा कब होता है कि भाई ए वेक्टर भी इधर है और बी वेक्टर भी इधर है, दोनों वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन है। तो इस केस में यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे, देखो फॉर्मूला में क्या बन जाएगा, ये जो थीटा ए क्या बनेगा, जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे आइडेंटिटी बनती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बच्चों, ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी। और यही तो अपन करते हैं कि जब कभी भी दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनके मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं रिजल्टेंट के लिए, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो रिजल्टेंट जो आएगा वो ए प्लस बी आएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास में जो थीटा हो दोनों वेक्टर के बीच में अगर 180 डिग्री हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट, अगर ए वेक्टर इधर है बी वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना बनेगा, 180। अब यहाँ पे थीटा की जगह 180 लिखोगे तो कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन के आएगा ना आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी। और यही तो करते हैं जब कभी भी दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो a माइनस बी होता है, ये आपको ध्यान रखना। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आ जाए, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होना तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा तो उस केस में क्या लगेगी, देखो थीटा 90 रखोगे कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये वाली 2ab वाली पूरी टर्म 0 बनेगी, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप डायरेक्ट याद रखोगे, जब जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम का रूट आएगा। और यहीं से अगर अपन को एंगल निकालना हो, अगर यहीं से अगर अपन को tan अल्फा निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, b/a करना है, b/a करना है, ठीक है। b कहाँ पर है, थीटा के दूसरे साइड वाला, इस अल्फा के दूसरे साइड वाला, यानी कि यहाँ थीटा की जगह अपन क्या रख रहे हैं, 90 रख रहे हैं, तो sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो b/a बच जाएगा, तो ये b/a फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे पास में एनालिटिकल मेथड है। अब यहीं पे देखो एक दो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो भी अपन लोग ध्यान रख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जो वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ना, रिजल्टेंट वेक्टर उस तरफ मूव करेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब कि लेंथ। अब देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा ना, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इस केस में इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना वो किस तरफ बेंड करेगा, वो ए वेक्टर की तरफ बेंड करेगा, ए वेक्टर की तरफ झुक जाएगा। अगर बी वेक्टर ज़्यादा होता, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होता, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता ना बच्चों वो किस तरफ जाता, वो बी वेक्टर की तरफ जाता। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर क्या है, इक्वल हो, मतलब जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसके लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कहाँ आएगा, वो दोनों के बीच में आएगा। यानी कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल, देन द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी एंगल बाइसेक्टर। तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कि बीचों बीच रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ठीक है ना। और यहीं पे तो एक स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है, अगर कोई दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल कितना हो, 120 डिग्री हो, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर किन्हीं दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 120 डिग्री हो, और साथ में ये भी कह दिया जाए कि भाई जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दोनों का इक्वल है, तो उस केस में इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, यानी कि जो आर वेक्टर आएगा ना, इस आर वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड वही होगा जो इन दोनों वेक्टर का होगा, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल ऐसे समझ देख, इधर कोई 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इधर भी कोई 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और अगर कोई कह दे कि बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो ध्यान रखना इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, एक तो एंगल बाइसेक्टर आएगा यानी 60 डिग्री एंगल पाएगा, और साथ में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 10 न्यूटन होगा। तो ये हो गया बच्चों आपका एनालिटिकल मेथड। तो यही अपन को डिस्कस करना था। तो ये हुआ हमारे आज के टॉपिक। अब रही क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पर मैं अलग से वीडियो डालने वाला हूँ, और उस वीडियो को आपको देखना, क्योंकि वहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही अगर इस टॉपिक बेस्ड अपन क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। इस टेलीग्राम मतलब एक टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करना, ज्वाइन करना, वहाँ पे इस टॉपिक पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए, वहाँ पर उनको ट्राई करना। तो बेस्ट, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं पार्ट सेकेंड में।